रेडियो इंद्रधनुष में सभी सुनने वालों का मैं गगनदीप स्वागत करता हूं। पेशे खिदमत है प्रोग्राम एक कहानी कुछ नगमे। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मर्मस्पर्शी कहानी जो इंसानी रिश्तों और स्वार्थ की भावना पर एक टिप्पणी भी कही जा सकती है। हिंदी साहित्य के शीर्ष कथाकारों में से एक श्री मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। ये कहानी उस समय का वर्णन करती है जब हमारे देश के बंटवारे को कुछ ही अरसा हुआ था। लीजिए पेश है ये कहानी। पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भटियारन की भट्टी थी जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहां की एक एक ललाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थीं। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह, कटड़ा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? यहां हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहां एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाकये सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बनाया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से रास्ते हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनको बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाह आलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बांस और शहतीरों की ही दुकानें थीं जो सब की सब एक ही आग में जल गई थीं। बाजार बांसा की वो आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिसमें कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग तो काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 मकान जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच वो मलबे के ढेर एक अजीब ही माहौल पेश करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी,
क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन लाहौर से उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही गली है जिसमें वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर दो औरतें ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदलीं। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे हुए थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ इधर, तुझे चिज्जी देंगे, आजा मेरे पास। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक पल के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने होंठ बिसोर लिए और फिर से रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बांह पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बांह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर जा मेरे वीर, चुप कर जा। रोएगा तो तुझे वो मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा। मैं तुझ पर वारी जाऊं, बस अब चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहां एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली की तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थीं। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वो कुछ देर तक धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मेरे मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने रुक कर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहां किस तरह खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कंपकंपी हुई और उसने होठों पर जबान फेर कर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनौरी तो नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था। यह कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनौरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ, गनी मियाँ, मनौरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ ही हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं, और उसने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहां से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकल कर चला गया। यहां रहता तो उनके साथ मैं भी
और कहते कहते उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बांह पकड़कर कहा, आइए आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। ये खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था। यह कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान था। मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसकी बीवी बच्चों की मौत वह काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी और ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से ना जाने कब का निकल गया था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट न जाने कैसे बची रह गई थी, जो मलबे में से बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर 2 जली हुई अलमारियां और बाकी थीं, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, ये रह गया है ये? और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ की वो चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह से भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-7 इंच की दूरी पर नाली के साथ लगी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वो अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर 2-1 बार सिर पटक कर और फिर निराश होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की तादाद अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें खुसफुसाहट चल रही थी कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि उस रोज शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वो 1 मिनट आकर उसकी एक जरूरी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। रखे पहलवान की आवाज सुनते ही चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगीं।
चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसके छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई तो मुझे बचा लो। ऊपर से जुबैदा, केशवर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाईं। जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ लीं और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थीं। जो लोग इस घटना के गवाह थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, केशवर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उसके घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखते हुए ही उसने चिराग को मारने का फैसला किया था। उसने तो उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का आज तक पता ही नहीं चल सका। फिर उसे जिंदा गाड़ने की नौबत कहाँ आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां पर ना तो वो किसी को गाय भैंस बांधने देता और ना ही खोमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और उधर गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को अपनी बाहों में लिए हुए रो रहा था, बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया ओए? ओ केशवर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे ओए, गनी को पीछे अकेला क्यों छोड़ दिया ओए? गनी यूं ही विलाप करता रहा और वहीं भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया या वह वैसे ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धौंकनी का सा स्वर निकला और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल आया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण घरघराई हुई आवाज में कहा, मगर वह वहां पर बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्य में संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया उताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अब मनोरी की शामत आई है। लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले,
और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनौरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुईं, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गईं। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में खुसफुसाहट तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगने देता। मनोरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहां मिट्टी देखने आया हूं। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आईं। पहलवान ने अपनी फैली हुई टांगें समेट लीं और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वो कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोकता हुआ बोला, तुम लोग तो उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वो चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था क्या? उसे इतनी भी समझ नहीं आई? ऐसा ही है। रखे के मुंह से बस इतना ही निकला। रखे को खुद लगा कि उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा मांग रही थी। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में खिंचाव आ गया था। उसने अंगोछे से अपनी बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच खींच कर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला। मेरा हाल पूछे तो वो मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी। रखे, मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वो जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। ये अपनी गली है, यहां कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था
कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर ही बनाई तो रखे के रोके भी ना रुकी। रखे ने सीधा होने की कोशिश की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जुबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु सचिया, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के आसपास के दायरे गहरे हो गए हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था सो हो गया रखिया, उसे अब कोई वापस थोड़ी ही ला सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे, हमेशा खुश रहो। और वो छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान, चलता हूं। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली जिसका कोई मतलब नहीं था। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर निकल गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर खुसफुसाहट चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वो। रखे मरदूद का घर ना घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज क्या होना था। थोड़ी देर में औरतें घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। उस गली में जिंदगी फिर से चल पड़ी। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठ खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ, आया था। रखे ने हर बार एक ही जवाब दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। बस इतना बोलकर रखा खामोश हो जाता। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थीं। एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा। फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया।
कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर 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 दुर, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। श्रोताओं, अभी आपने सुनी महान साहित्यकार मोहन राकेश की लिखी कहानी मलबे का मालिक। कहानी सुना रहे थे जितेंद्र शर्मा और मैं यानी गगनदीप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मनपसंद कोई कहानी इस प्रोग्राम में शामिल करें तो हमें उस कहानी के बारे में जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9518493915 और ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।